That is dictatorship. I mean, what else is it? The fact is, the entire judicial system is broke. More than 54 million cases are pending in Indian courts. At the current pace, it would take us 323 years to clear the backlog. And worse, out of these, 182,000 cases are as old as 30 years. 50% of High Court judges and 33% of Supreme Court judges are related to senior judicial members. Only 250 families have ever sent judges to the Supreme Court. Conflict of interest is rife. At one point of time, believe it or not, 34% of the judges of a High Court had relatives working as lawyers in the same place. क्या आपको पता है भारत में एक इंसान को जस्टिस मिलने में 20 साल से भी ज़्यादा का टाइम लगता है? क्या ये जो डिले है वो जजेस की कमी की वजह से होता है या फिर हमारे सिस्टम को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है जिसके वजह से डिले होता है? आज हम इसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक को अपने CAPF पेपर 2 के लिए देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या है ये मामला और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, जब भी हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना तो हमें पता लगता है कि भारत के अंदर जुडिशियल बैकलॉग है और ये बैकलॉग क्यों है इसके ऊपर काफ़ी लंबे टाइम से डिबेट होती आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि जो हमारा इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना जुडिशरी का, उसके वजह से ये जो हमारे बैकलॉग है वो होते हैं, और कुछ का मानना ये है कि जो प्रोसीजरल लूप होल हैं उनके वजह से ये जो डिले हैं वो होते हैं। तो इसी के ऊपर हमें आर्गुमेंट देखना है कि क्या ये जो जुडिशियल बैकलॉग है ये इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होता है, यानी कि अपर्याप्त संसाधन जो है उनके वजह से होता है, या फिर जो प्रोसीजरल लूप होल है उनके वजह से ये डिले होता है। तो सबसे पहले हमें इसको इंट्रोड्यूस करना होगा, देन मैं आपको बताऊंगा कि 4 पॉइंट में आप क्या लिखोगे एंड देन अगेंस्ट पॉइंट में क्या लिखोगे। सबसे पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हमारे यूपीएससी के एग्जाम में ना जब भी आप किसी भी चीज को लिखते हो तो उसको लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास फॉर्मेट है ना, इसी सेम फॉर्मेट में आपको क्या करना होता है कि यूपीएससी CAPF के अंदर राइटिंग करनी होती है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन बताया, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है। कैसे कर सकते हो उसका डेमो यहां पर आप देख सकते हो। आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि भारत की जो जुडिशरी है ना वो एक सीरियस प्रॉब्लम क्या कर रही है, फेस कर रही है, जहां पर 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस आज भी भारत के जुडिशरी में पड़े हैं, जो कि इस चीज पर सवाल उठाते हैं कि क्या जो हमारे इंडिया के अंदर जस्टिस है वो टाइमली दिया जाता है, क्या जो हमारी जुडिशियल इफिशियंसी है वो आज के जनता के लिए, आज के इस पॉपुलेशन के लिए इफिशियंट है या नहीं है, क्या ये इसके लिए पर्याप्त है भी या नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां पर लिख सकते हो कि ये जो हमारा इशू है ना जुडिशियल बैकलॉग का, जहां पर 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस है, इसको लेकर के जो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने कई बार बात करी है, हाईलाइट करा है इस मुद्दे को। लीगल एक्सपर्ट जो है कानून के, उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर काफी बात करी है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी इस मुद्दे के ऊपर काफी बात कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ बातें भी नहीं हुई, बातों के अलावा अगर देखोगे तो कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए ताकि हम पेंडिंग केसेस को क्या कर सके, खत्म कर सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने ई कोर्ट मिशन मोड जो है वो स्टार्ट किया, जहां पर जल्दी जल्दी क्या करे गए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट किए गए, जिसके वजह से ये सोचा गया कि जो प्रॉब्लम्स हमारी हैं जुडिशरी के अंदर उनको हम खत्म कर देंगे, एड्रेस कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम जो कि तो है, जो कि हमें दिख रही है कि 5 करोड़ पेंडिंग केसेस थी तो अभी भी है। अब आप यहां पर देखोगे, हालांकि डिबेट जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली इस चीज पे होती रहती है कि ये जो हमारा बैकलॉग है इसका प्राइमरी रीजन क्या है। क्या ये जो हमारा बैकलॉग है वो स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी की वजह से है, स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी जैसे कि लैक ऑफ जजेस यानी कि जजेस की कमी, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसीजरल इनएफिशिएंस, मतलब कि जो हमारे स्ट्रक्चर है जो कि जुडिशरी के लिए यूज करे जाते हैं वो उतने ज्यादा इफिशिएंट नहीं है, या फिर जो फ्रीक्वेंट अजर्नमेंट होते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है, इसके वजह से ये जो बैकलॉग है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया देन प्लीज अभी 2 मिनट रुको, वापस एक्सप्लेन करता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, यहां पर जब भी हमने बात करी इंट्रोडक्शन की तो मैंने आपको यह बताया कि जो भारत की जुडिशरी है ना ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्या कर रही है, फेस कर रही है। हमें पता लगता है कि भारत के जुडिशरी में अभी भी 5 करोड़ से भी ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, जो कि ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या भारत के अंदर जो जस्टिस है वो टाइमली डिलीवर होता है, या फिर जो हमारे भारत की जुडिशियल इफिशियंसी है इसके ऊपर भी क्वेश्चन ये चीज खड़ी करती है 5 करोड़ पेंडिंग केसेस।
अगर देखोगे तो ये जो इशू है ना, इसको बार बार हाईलाइट किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो हमारे कानून के लीगल एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा और पॉलिसी मेकर्स के द्वारा, कि आखिर इतने पेंडिंग केसेस क्यों हैं। इसके बाद हमें पता लगता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव जैसे कि ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट जो है इसको भी इम्प्लीमेंट किया, जिसके थ्रू उन्होंने जुडिशियल अपॉइंटमेंट को इंक्रीज किया, जिससे कि वो अपने इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाए। लेकिन आप देखोगे तो डिबेट एक लंबे टाइम से चलती आ रही है इस चीज़ के ऊपर कि क्या ये जो हमारा बैकलॉग है इसका प्राइमरी रीजन स्ट्रक्चर डिफिशिएंसी है क्या, यानी कि जहां पर जजेस की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, या फिर इसके वजह मतलब ये जो जुडिशियल बैकलॉग है इसका वजह जो फ्रिक्वेंट एडजर्नमेंट होते हैं वो है, या फिर कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आपको बताया। आई होप कि अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू द आर्गुमेंट इन द फेवरिंग पॉइंट। अब देखो आर्गुमेंट आपको फॉर में लिखना है और अगेंस्ट में लिखना है। यहाँ फॉर क्या होगा, आप फॉर में ये लिखोगे कि भारत के अंदर क्या है कि इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका फॉर पॉइंट बनेगा, और जो प्रोसीजरल लूप होल्स है ना ये आपका क्या बनेगा, ये आपका अगेंस्ट पॉइंट बनेगा। तो अभी हम फॉर पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि भारत के अंदर जो जुडिशियल बैकलॉग है वो मेनली किसके वजह से हो रहा है, तो इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर अगर हमें 4 पॉइंट लिखना है तो 4 पॉइंट में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले तो देखो शॉर्टेज ऑफ जजेस। शॉर्टेज ऑफ जजेस का मतलब क्या है कि भारत में जो जज है ना इनकी कमी है। कमी कैसे है, तो इसका एक डाटा आता है जो कि लॉ कमीशन का डेटा है, आप इसे यूज कर सकते हो। लॉ कमीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन वो ये कहती है कि अगर कहीं पर पॉपुलेशन 10 लाख है तो 10 लाख पॉपुलेशन पर क्या होनी चाहिए, कम से कम 50 जज जो है ना वो अपॉइंट करने चाहिए। लेकिन भारत की जुडिशरी का हाल ये है कि हमारी 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 15 से 21 जज ही जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो हमारा जुडिशियल बैकलॉग है वो देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि एज पर द लॉ कमीशन रिकमेंडेशन पर मिलियन पॉपुलेशन पर हमें 50 जजों की क्या है नीड है। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे भारत में तो केवल 15 से 21 जजेस क्या करते हैं, 1 मिलियन पॉपुलेशन को डील करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जुडिशियल बैकलॉग हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे कोर्ट ऐसे हैं जिनके अंदर जजेस की जो पोस्ट है ना वो खाली है, और उस खाली पोस्ट के साथ ही वहाँ के जो कोर्ट है, जो सेशंस है वो चलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल सेवरल हाई कोर्ट ऑपरेट विद नियरली 30 to 40% वैकेंसीज लीडिंग टू द प्रोलॉन्ग्ड डिले हियरिंग इन द केसेस। कहने का मतलब यही है कि अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लगभग 30 से 40% कई सारे हाई कोर्ट ऐसे हैं जहां पर वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी को बिना फुलफिल किए क्या होती है, प्रोसीजर चलती रहती है, प्रोसीडिंग होती रहती है, जिसकी वजह से जो हियरिंग केसेस हैं उनके अंदर क्या होता है, डिले आता रहता है। तो यह हमारा पहला आर्गुमेंट जाता है जो कि ये कहता है कि हाँ देखो इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजरल लूप होल की वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो जुडिशियल बैकलॉग है वो आ रहे हैं। इसके बाद से हमारे पास एक दूसरा टॉपिक आता है इनएडेक्वेट कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो जो हमारे कोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग या फिर बोल सकते हो कुछ भी यूज किया जाता है, जिस बिल्डिंग के अंदर हियरिंग होती है, जिसके अंदर जजेस रहते हैं, जहां पर ये प्रोसीडिंग करी जाती है कोर्ट की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो चुका है, वो इनएडेक्वेट है, अपर्याप्त है, वहां पे बहुत क्राउड हो जाती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मेनी कोर्ट लैक एडेक्वेट कोर्ट रूम्स, यानी कि कई सारे कोर्ट ऐसे होते हैं जहां पर कि कोर्ट रूम की कमी है, पर्याप्त कोर्ट रूम नहीं है, स्टाफ की जो है, सपोर्ट स्टाफ की जो नीड है वो पूरी नहीं हो पा रही है, मॉडर्न फैसिलिटीज जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं बहुत सारे कोर्ट के अंदर। तो इसके वजह से क्या होता है कि उस कोर्ट के जो काम है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते, और जब टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाते तो वो क्या हो जाते हैं, जुडिशियल बैकलॉग के अंदर चले जाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि मेनी कोर्ट लैक एडेक्वेट कोर्ट रूम, सपोर्ट स्टाफ, मॉडर्न फैसिलिटीज। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ केसेस है ना जो एक दिन में सुने जा सकते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। अगर आप बात करते हो रूरल एरिया की, इनकी गाँव के क्षेत्रों की, तो गांव के क्षेत्रों में पता लगेगा कि जो कोर्ट है ना वो ऑफन फंक्शन करते हैं काफ़ी कम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड और इफ़िशियंसी है वो घट जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यही स्पीड और इफ़िशियंसी घटने की वजह से बैकलॉग इकट्ठा होते रहता है, और यही वो 5 करोड़ का डाटा है जहाँ से चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। फिर हमारे पास आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि हम फॉर्म में लिख सकते हैं, यह है लिमिटेड बजट एलोकेशन टू द जुडिशरी। यानी कि आपको पता लगेगा कि जो हमारी जुडिशरी है ना
जुडिशरी के ऊपर सरकार बहुत कम पैसे खर्च करती है ना। तो इस लो बजट के वजह से जो हमारी जुडिशरी है ना वो मॉडर्नाइज नहीं हो पाती, और जब मॉडर्नाइज नहीं हो पाती तो यहाँ पर जो केसेस हैं वो बैकलॉग के अंदर रह जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि जो जुडिशरी है ना इसको काफ़ी कम शेयर मिलता है हमारे नेशनल बजट का बाकी अदर सेक्टर से अगर कंपैरिजन करें तो। इसके वजह से क्या होता है कि इनसफिशिएंट फंडिंग जो है ना वो रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ को अफेक्ट करती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, और जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हो सकता था उसको भी क्या करती है, नेगेटिव वे में अफेक्ट करती है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट होता है। फिर हमारा चौथा पॉइंट क्या हो सकता है जो आप लिख सकते हो, ये है राइजिंग द लिटिगेशन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। अब देखो भारत की आबादी 1947 में जितनी थी क्या आज उतनी ही है? आप बोलोगे नहीं है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है तो जो विवाद है वो भी बढ़ेंगे, और जब विवाद बढ़ेंगे, पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, लोग कोर्ट नहीं जाते थे, लेकिन आज हर एक छोटे बड़े मसले को लेकर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से कोर्ट में क्या होता है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो हमारे पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है ना और लोगों के बीच में लीगल अवेयरनेस का कहीं ना कहीं अवेयरनेस लेवल जो है लीगल प्रोसीजर का वो इंक्रीज हुआ है। तो इसके वजह से आपको लिटिगेशन के अंदर जो ये कोर्ट केस फाइल होते हैं उस चीज़ के अंदर काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि नंबर ऑफ कोर्ट एंड जजेस जो है ना वो बढ़े नहीं है। अगर आप देखोगे तो जो नंबर ऑफ जजेस थे, जो नंबर ऑफ कोर्ट थे, वो जो के त्यों है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन के वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा हो गए। कॉन्फ्लिक्ट जब हुए तो लोगों को अवेयरनेस आई, अवेयरनेस ज़्यादा हुआ तो लोगों ने केस फाइल करी, और केस अल्टीमेट कहाँ गया, कोर्ट में। तो कोर्ट में केसेस तो बढ़ गए, लेकिन ना तो कोर्ट बढ़े, ना तो जो स्टाफ है कोर्ट के अंदर वो बढ़े, ना तो जजेस की संख्या बढ़ाई गई। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो हमारा बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि जो पावर होती है, जो इसकी इफेक्टिवनेस होती है हमारे कोर्ट की, वो घट गई, और इसके वजह से बैकलॉग बढ़ता चला गया, है ना। चलो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है जो उसके 4 पॉइंट में जाता है, वो है कि स्लो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। स्लो एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में क्या पता लगता है कि जो हमारी कोर्ट है ना, कोर्ट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए। जैसे कि आप देखोगे तो ई कोर्ट जैसा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया, कोर्ट रूम को डिजिटलाइज किया गया, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन था ना, सरकार ने ये प्रोसीजर तो ला दिया, ये इनिशिएटिव तो ला दिया, लेकिन इस प्रोसीजर को, इस इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट जो है ना वो अच्छे तरीके से हर एक स्टेट के अंदर नहीं किया गया। कुछ स्टेट के अंदर देखोगे तो ई कोर्ट की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, कुछ जगहों पर देखोगे तो जो हमारे कोर्ट की व्यवस्था है, ई कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मॉडर्न कोर्ट की बात कर रहा हूँ, डिजिटल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो अभी उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती हैं। तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव तो लिए, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की बारी आती है, वो रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो, जिसकी वजह से जो हमारे जुडिशियल बैकलॉग है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, जो डिजिटल फाइलिंग है, वर्चुअल हियरिंग है, या फिर जो केस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, डिले हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो काफ़ी कम किया जाता है, क्योंकि रेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, काफ़ी कम है। अब देखो ये हमारे 4 पॉइंट है, अभी मैं वापस से एक्सप्लेन करूँगा तो ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। अभी इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं हमारे अगेंस्ट में कौन जाते हैं। देखो अगेंस्ट के पॉइंट क्या कहते हैं, ये हमसे कहते हैं कि जी देखो, जो ये हमारा प्रोसीजरल डिले है या प्रोसीजरल लूप होल है, या फिर जो आप कह रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बैकलॉग आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रीजन कुछ और है जिसकी वजह से बैकलॉग आ रहे हैं। और वो रीजन क्या है, अब हम अगेंस्ट में देखेंगे। तो अगेंस्ट में आप लिख सकते हो कि फ्रिक्वेंट एडजॉर्नमेंट। मतलब ये कह रहा है कि देखो, ऐसा नहीं कि कोर्ट की कमी है, ऐसा नहीं कि प्रोसीजर खराब है, बल्कि दिक्कत कहाँ है, जो बार बार एडजॉर्नमेंट हो जाता है ना कोर्ट, दिक्कत यहाँ से आता है। अब कोर्ट एडजॉर्नमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। कोर्ट एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है कि कई बार जो लॉयर्स होते हैं ना, वो अपना पैसा कमाने के लिए बार बार अपने केस को एडजॉर्न करवाते रहते हैं। जैसे अगर लॉयर को देखोगे तो वो क्या कहता है, वो जज के सामने इसलिए नहीं जाता कि आज उसको क्या करना है, जस्टिस डिलीवर करवा देना है, वो इसलिए जाता है कि जज साहब केस की तारीख बढ़ा दो। केस की तारीख क्यों बढ़ा दो, क्योंकि जो उसका मुजरिम है या जो भी उसका पर्सन है वो अगले तारीख पर आएगा तो वापस से उसको पैसा मिलेगा, है ना। तो इसके वजह से, लॉयर्स की वजह से
केस ऐसा नहीं है कि जज की वजह से क्या हो रहा है, पेंडिंग में है, बल्कि लॉयर की वजह से पेंडिंग में है, ये इसके अगेंस्ट में जाता है जो आप लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि जो लॉयर है ना, वो कई बार जो हमारे जज होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या कर दो, एडजर्न कर दो, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारे कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो लंबे टाइम तक चलती रहती है। और बहुत सारी केसेस के अंदर ऐसा देखा गया है कि बार बार पोस्टपोन होने से जो फाइनल जजमेंट है ना, वो काफ़ी डिलेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैकलॉग पड़ा ही रह जाता है ना। तो जो आपने सनी देओल का वो डायलॉग सुना होगा ना, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो दैट इज द थिंग जो कि आप यहाँ पर महसूस कर सकते हो कि जो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट आते हैं ना, इसके वजह से जो हमारा कोर्ट है ना, वो अपनी जस्टिस को डिले कर देता है और जुडिशियल बैकलॉग हमें देखने को मिलता है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड अगेंस्ट टॉपिक, दैट इज द कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर। अब देखो, भारत की कोर्टों के अंदर, भारत का जो जुडिशरी है, इसके अंदर देखोगे तो जो हमारा प्रोसीजर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है, जैसे मान लो अगर आप एक केस करते हो, एक मुकदमा होता है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन जाओगे और कोर्ट में आपका जो केस है वो रजिस्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको करना क्या होता है कि इंडिया का जो लीगल सिस्टम है ना, इसके अंदर आप देखोगे तो अपील इन्वॉल्व होती है, फिर रिव्यू इन्वॉल्व होती है, और फिर रिवीजन इन्वॉल्व होता है। जिसके वजह से मान लो किसी कोर्ट ने किसी को क्या कर दिया, कोई जजमेंट दे दी। अब उस जजमेंट के लिए क्या होगा, मान लो किसी लोअर कोर्ट ने जजमेंट दे दी, तो आप हायर कोर्ट में चले गए, फिर उस हायर कोर्ट ने आपको जजमेंट दे दी, आप फिर से संतुष्ट नहीं होते हो, आप फिर उससे भी ऊपर चले जाते हो। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो नंबर ऑफ बोल सकते हो कि डिले इन केसेस है ना, वो बढ़ता ही रहता है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बैकलॉग और भी ज़्यादा बढ़ता ही रहता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर है ना, जिसमें कि हमारा क्या क्या आता है, अपील आता है, रिव्यू आता है, रिवीजन आता है, ये सब क्या करते हैं, ये सरकार के द्वारा इसलिए बनाए गए ताकि वो लोगों के जस्टिस के लिए प्रोटेक्ट करके रख पाए। ऐसा ना हो कि कोई गलत जस्टिस चला गया तो फिर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर गलत जस्टिस आ गया तो आप आगे जा सकते हो और अपने जस्टिस को वापस से रिवर्स करा सकते हो, लेकिन लोगों ने इसका गलत तरीके से फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, और इसके वजह से देखोगे तो बार बार अपील करने की वजह से जो हमारा बैकलॉग है ना, वो एक फाइनल केसेस का रिजल्ट आने से पहले काफी लंबा हो जाता है, जिसके वजह से हमारे जो और भी ज्यादा केसेस हैं भारत के अंदर, वो पेंडिंग में पड़े रह जाते हैं, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो अगेंस्ट पॉइंट जाता है। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, ना ही हम लीगल लूपहोल्स की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर डिले इसलिए नहीं हो रहा कि कोर्ट खराब है, जज खराब है, या फिर और भी चीजें हैं। यहाँ पर डिले इसलिए हो रहा ताकि वकील खराब है, वकील चाह रहा है कि डिले हो। दूसरा कि जो भारत का प्रोसीजर है ना, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर डिले होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन। मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन क्या है, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर अगर देखोगे तो सरकार ने क्या कर दिया, किसी केस में कोई जजमेंट दे दिया, जज ने कोई जजमेंट दे दिया। अब होता क्या है कि अगर वो आपके फेवर में आया तब तो आप खुशी खुशी लौट आते हो, लेकिन आपके फेवर में अगर वो जजमेंट नहीं आया तो आप क्या करते हो, हाई कोर्ट जाते हो। हाई कोर्ट ने भी नहीं दिया आपके फेवर में, देन सुप्रीम कोर्ट जाते हो। तो इसके वजह से क्या होता है कि टाइम बढ़ता रहता है केस का, रिजल्ट तो वही आना है लेकिन टाइम बढ़ता रहता है, और इस टाइम की वजह से जो भारत में और भी केसेस हैं जिनको सॉल्व किया जा सकता है, वो बैकलॉग में चले जाते हैं और वो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो ये मिसयूज ऑफ द लीगल प्रोविजन है, जो कि आपको ध्यान में रखना है कि सम टाइम जो हमारे बोल सकते हो कि अपील करने वाले लोग हैं ना, वो जानबूझ करके प्रोसीजरल लूप होल्स का फायदा उठाते हैं और अपनी प्रोसीडिंग को डिले करवाते रहते हैं, है ना। फॉर इंस्टांस जैसे कि फाइलिंग मल्टीपल पिटीशन और अपील कैन स्टिल इन्फोर्समेंट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, जिसके वजह से और भी केसेस हमारे बैकलॉग में चले ही जाएंगे। नेक्स्ट हमारा अगेंस्ट पॉइंट आता है, जो कि आप लिख सकते हो, और ये कहता है क्या कि इनएफिशिएंट केस मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट केस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे केस को मैनेज किया जाए, कौन सा केस पहले आएगा, कौन सा केस बाद में आ जाएगा, इस चीज की मैनेजमेंट ना कोर्ट में है नहीं, समझे। मतलब कोर्ट में क्या होता है, कई बार ना जो इंपॉर्टेंट केस होता है वो 20-25 सालों के बाद उसका फाइनल डिसीजन आता है, और जो छोटे मोटे केस होते हैं ना, उन पे बहस चलती रहती है। तो इसके वजह से जो हमारा कोर्ट के अंदर जो केस का मैनेजमेंट है ना, वो उतना अच्छा है नहीं। तो अगर ये मैनेजमेंट हम अच्छा नहीं करेंगे तो भैया बैकलॉग तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
है ना। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो कि जो कोर्ट हमारी है ना, वो स्ट्रक्चर्ड केस शेड्यूलिंग नहीं कर पाती है, वो अपने मैकेनिज्म को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाती कि किस केस को पहले देखना है, किस केस को बाद में देखना है। इसके वजह से होता क्या है कि कई बार एक अच्छे केस के लिए आप देखोगे ना तो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन आ जाती है। अच्छा, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन यहाँ पर ऐसे समझो कि कोर्ट के पास ना ये भी नहीं होता कि ये जो मेरे पास केस आया है ना, इसको मैं 6 महीने में क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन अगर होना कोर्ट के पास, तो कोर्ट क्या करेगी, उस 6 महीनों के अंदर ट्राई करेगी कि वो हियरिंग ले ले और फिर अपने जस्टिस पर आ जाए और विद इन द 6 मंथ वो जस्टिस डिलीवर कर दे। तो ऐसा कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन भी नहीं है कोर्ट के पास। कोर्ट के अंदर कोई मैनेजमेंट करने के लिए केस को मैनेजमेंट करने के लिए कोई स्ट्रक्चरल शेड्यूलिंग भी नहीं है, जिसके वजह से एक ही केस पेंडिंग रहता है और कई सालों तक चलता रहता है, तो जिसके वजह से बैकलॉग बढ़ता ही रहता है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि भारत के कोर्टों के अंदर जो मैनेजमेंट है ना केस का, वो बहुत खराब है। यहां पर कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं है किसी एक केस के लिए कि एक केस को कितने दिनों के अंदर हमें जस्टिस डिलीवर करना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो जजमेंट है वो काफी लेट आता है और बैकलॉग बढ़ता ही रहता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है जहां पर आप लिख सकते हो कि गवर्नमेंट एज द लार्जेस्ट लिटिगेशन। अब देखो, सरकार जो है ना, सबसे बड़ा अपीलदार कौन है? अगर आप देखोगे ना, जितने भी केसेस हुए हैं, आप गूगल पे जाना, सर्च करना, ठीक है ना। जब गूगल पे जाके सर्च करोगे ना, देन आपको पता लगेगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा केसेस हुए हैं ना, उनके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो गया या और भी जो हमारे सरकार की ऑफिसेस हो गई। सबसे ज्यादा ना सरकार ही क्या हो रही है, केसेस लड़ रही है अलग अलग जगहों पर। तो इसके वजह से क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ही क्या हो गई है, लिटिगेशन में आ गई है, गवर्नमेंट ही बार बार अपील करे जा रही है। तो इसके वजह से केसेस की संख्या बढ़ रही है और इसके वजह से बैकलॉग बढ़ता जा रहा है। तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो है ना वो इन्वॉल्व होती है बहुत सारे कोर्ट केसेस के अंदर, जिसके वजह से माइनर जजमेंट जो अपीलिंग है ना वो यहां पर आती है और इसके वजह से जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर वो बढ़ता रहता है, जिसके वजह से जो और भी केसेस हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता था वो बैकलॉग के अंदर आते रहते हैं। तो ये था हमारा अगेंस्ट के पॉइंट जो कि हमने देखे। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन, और कंक्लूजन में यही लिख सकते हो कि देखो, भारत का जो जुडिशियल बैकलॉगिंग हो रही है ना, इसके ऊपर कोई सिंगल फैक्टर जो है ना वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। मतलब किसी एक कारण की वजह से भारत में जुडिशियल बैकलॉग नहीं होते, बल्कि इसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशन एंड प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज दोनों ही क्या होती हैं, शामिल होती हैं। अगर हम क्या कर दें, जो हमारा बोल सकते हो कि अगर हम चाहते हैं कि इस बैकलॉग को खत्म करें, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करना, हमारे कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और प्रोसीजरल लॉ को रिफॉर्म करना। अगर इन चीज़ों को हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में सही करके इनको हम एड्रेस करके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हमें क्या पता लगेगा कि हम धीरे धीरे इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे और हम अपनी जस्टिस को जल्दी से डिलीवर कर पाएंगे। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा कंक्लूजन है जो कि आप लिख सकते हो।